किसी कारणवश हम लोग को ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंप्लीट नहीं हो पाया था अगले लेक्चर में, तो अब हम लोग इस लेक्चर के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग किलो वाट आवर में मेज़र करते हैं। ठीक है, अब किलो वाट आवर सबसे पहले ये क्या होता है इसको जानते हैं। किलो वाट आवर कहिए या 1 किलो वाट आवर, ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है, ठीक है ना, जो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा 1 घंटा में 1 किलो वाट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, इसी को हम लोग किलो वाट आवर बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफिनीशन में देख पा रहे हैं हम लोग कि 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट इज़ यूज फॉर 1 आवर। मतलब 1 घंटा में अगर बहुत सारे या किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा 1000 ऑफ वाट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो जाता है तो उसको हम लोग 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पे दे रखा है रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल, मतलब जूल और किलो वाट आवर में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, समझिए, 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, इससे पहले हम लोग एक चीज़ छूट गया हम लोग को, इसको समझते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर होता है, जिसको हम लोग किलो वाट आवर इस तरह KWH लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो ये क्या होता है समझते हैं। 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। मतलब 1 किलो जो है ना, यहाँ पे जो किलो यूज हुआ है, इसका मतलब 1000 से है। ठीक है, 1000 से, ठीक है ना। अब किलो वाट आवर है तो वाट लगा देंगे, यानी 1000 वाट हो जाएगा। 1 घंटा में अगर यूज होता है तो उसको हम लोग 1 किलो वाट आवर लेंगे। ठीक है, अब जूल और किलोवाट आवर में रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर सेम टू चीज़ अभी जस्ट बताएं, 1000 वाट फॉर 1 आवर। 1 वाट इज इक्वल टू, आपको पता है पहले प्रीवियसली हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल बटा सेकेंड। ठीक है ना, इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान के चले हैं। ठीक है, इसको क्या माने हैं हम लोग, इक्वेशन 1 इसको माने हैं कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा, 1 किलो वाट आवर में क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। ठीक है ना, अब 1 आवर में आपको पता है सेकेंड में बनाना है अगर, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे आवर की जगह पर 60 × 60 लिख दिया गया। अब 1 किलो वाट आवर ये तो पहले से है, यहाँ पे 1000 था और 3600 से यहाँ गुना हो गया, तो वहीं 36 पे देखिए कितना जीरो है, 6 जीरो, सॉरी 5 जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10 के पावर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, पता है ना, दशमलव अगर डेसिमल को अगर एक प्लेस इधर खसकाते हैं तो 1 जीरो बढ़ जाता है, वहीं दे रखा है यहाँ पे 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, समझ में आ गई? ये हम बता चुके हैं आपको, जस्ट अभी बताए हैं। सैम्पल प्रॉब्लम है या सैम्पल प्रॉब्लम कहिए, सिंपल प्रॉब्लम कहिए, या क्वेश्चन कहिए, न्यूमेरिकल कहिए, जो भी आपको मन वो आप बोलिए। ठीक है,
रेस ए रेडियो सेट 6 वाट्स रन फॉर 50 घंटा। देखिए अब 6 वाट का कोई रेडियो है जो 50 घंटा वर्क कर रहा है। करा हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम जस्ट आपको पहले पढ़ाए हैं, E इक्वल टू P इंटू टी होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहेंगे, अब यहाँ से ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखा है इतना, इसको किलोवाट और इसको किलोवाट में बदलने के लिए थाउजेंड से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि किलोवाट 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 वाट इज इक्वल टू आपको पता है किलो केजी वाट इज इक्वल टू क्या होता है आपको 1000 होता है ना, 1000। इसलिए हम लोग क्या किए, 1000 से आप डिवाइड किए तो ये कितना इतना किलोवाट आ गया, ठीक है। अब किलोवाट में आ गया तो आपको टाइम दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए अच्छा से देखिए इस क्वेश्चन में टाइम कितना है, 50 आवर रन कर रहा है, तो टाइम इसका 50 आवर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। सॉरी सेकंड में नहीं बदलते हैं इसको, जिससे यहाँ से हम लोग पी पता चल चुका है कितना आया है आपको, पावर 0.06 आया है, तो वहीं 0.06 यहाँ पे हो गया ई, और टी है आपको 50, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 3 किलोवाट आवर। और 3 किलोवाट आवर का मतलब होता है, ये जो किलोवाट आवर होता है ना, इसी को 1 यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बोला जाता है। तो ये 3 किलोवाट आवर हुआ, 3 किलोवाट आवर, इसको आप 3 यूनिट बोलेंगे, ठीक है, यूनिट बोलेंगे। अब समझ में आ गई, ये 3 यूनिट हो गया। अगर जैसे अब इसी में क्या होता, दे दिया रहा था कि 1 यूनिट का जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ चल रहा है 6 रुपया पर यूनिट, तो कितना रुपया का बिजली खर्च हुआ, तो आप क्या करते, 3 में 6 से क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये 18 रुपया आपको देना पड़ता इलेक्ट्रिक बिल के रूप में। समझ में आ गई अच्छा से। अब ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको आप देख लेना, प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप डोमेस्टिक यूज़ के रूप में या घरेलू यूज़ में आप देख सकते हो कि आपके घर पे ये बोर्ड मतलब ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन आप बोल सकते हैं, लगा हुआ रहता है। इसी को हम लोग, इसी से पावर जो होता है ना, ये घर में जो पावर सप्लाई हो रहा होता है उसका मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर, बाई सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कॉस्ट से 3 रुपीज़, मतलब अगर 1 यूनिट का दाम अगर 3 रुपया है, मतलब सीधा सा मतलब है 1 किलो वाट आवर का दाम 3 रुपया है, मतलब 3 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट 3 रुपीज़, वी मीन दैट 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 3 रुपीज़। ये हम आपको बताए हैं जस्ट अभी कि 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज़ है। क्लियर हो गई। अब इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल में खूब अच्छा से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के जरिए इस टॉपिक को समझेंगे हम लोग। देखिए क्या दे रखा है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेट इतना वाट 350, इसका पावर क्या दे रखा है 350 यानी 350 वाट, इसको रन किया जा रहा है, मतलब यूज़ किया जा रहा है 10 घंटा तक, ठीक है ना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑपरेट फॉर द मंथ 30 डेज। अब देखिए 30 दिन का निकालना है, ठीक है ना। द रेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ इतना, रेट इसका इतना है। तो सबसे पहले हम लोग तो निकालेंगे कितना किलो वाट आवर हुआ। जब किलो वाट आवर निकाल लेंगे तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, लास्ट में 3.40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किलो वाट आवर मतलब पावर को निकालते हैं कि कितना किलो वाट आवर क्या है यूज़ हुआ है। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप जानते हैं, एक सेकेंड, आप जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है,
P इंटू टी होता है, ठीक है। और P आपको दे रखा है 350। 350 क्या है ये, किलोवाट, मतलब किलोवाट है ना, तो इसको वाट आवर में, किलोवाट आवर में बदलने के लिए सबसे पहले, सॉरी ये वाट में दे रखा है, इसको किलोवाट में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1000 से डिवाइड किया हुआ है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.35 किलोवाट, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 घंटा रन कर रहा है और 30 दिन तक कर रहा है, तो 30 दिन, सबसे पहला 30 से तो मल्टीप्लाई होगा, या रोज़ 10 घंटा कर रहा है, यानी 300 घंटा ये रन किया। एक दिन अगर 10 घंटा रन कर रहा है और 30 दिन तक इसको यूज़ करना है, तो 10 10 10 10 यानी 30 दिन, मतलब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपको 300 आवर आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना है आपको 105 किलो वाट आवर आया, ठीक है। अब 105 यानी 105 किलो वाट आवर, यही तो 105 यूनिट हुआ। अब एक यूनिट का कॉस्ट 3.40 रुपीज़ दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे 3.40 इंटू 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा आपको 357 रुपीज़। ये हो गया आपका बिलिंग हो गया एक महीना का। समझ में आ गई, यही आपका आंसर भी हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग खूब डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ओके। और ये शायद लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जो 10th का फिजिक्स दे रखा है उसका इलेक्ट्रिक करंट है, उसका फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये लास्ट टॉपिक है। इसको खूब अच्छा समझेंगे और इसको आज ख़त्म ही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट जब भी किसी वायर से पास आउट हो रहा होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, का हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट करता होगा तार को। अब हीट क्यों करता है, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का मतलब हम बता चुके हैं आप लोगों को कि रुकावट होता है। जब भी किसी चीज़ में रुकावट होगा तो उसमें गर्मी पैदा होगा, मतलब हीट पैदा होगा। समझ में आ रही। तो इसी चीज़ को हम लोग हीटिंग इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको फार्मूला वे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या दे रखा है इसको देखते हैं, ठीक है। तो दे रखा है यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक करंट हाई रेसिस्टेंस वायर से पास हो रहा होता है, लाइक जैसे नाइक्रोम का वायर हो गया। नाइक्रोम बहुत ही ज़्यादा इसका रेसिस्टेंस होता है। इसका यूज़ हम लोग वो आयरन जिसको आप लोग बोलते हो ना, उसमें यूज़ करते हैं। रेसिस्टेंस वायर बिकॉज वेरी हॉट एंड्स प्रोड्यूस हीट, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हीट को प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हुआ। मतलब अगर आप किसी भी वायर से जिसका रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो वो पास नहीं करता है और हीट को जनरेट कर देता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाइक्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को। देखिए मान लीजिए कि आई करंट है, ठीक है ना। ये जब फॉलो हो रहा है एक रेसिस्टेंस से जिसका रेसिस्टेंस आर है, फॉर टाइम टी टाइम के लिए हो रहा है। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इसमें मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्यू मूव कर रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या है यहाँ पे भी दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई, तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये हो जाएगा आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू भी हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, पहले पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। याद कर लीजिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये भी इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। और फिर भी
बाई आई इज इक्वल टू आर, यानी रेसिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, भी बाई आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर भी निकालते हैं तो आई आर हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड मान लेंगे हम लोग। समझ में आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ, सेकंड इक्वेशन ये हुआ, थर्ड इक्वेशन ये हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा दिख कम रहा होगा आप लोगों को, बट हम बोल दे रहे हैं, ये अच्छा से सुन लीजिएगा। ठीक है, नाउ पुटिंग Q इज इक्वल टू आई टी एंड भी आई आर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, Q का वैल्यू आई टी रख रहे हैं, V का वैल्यू आई आर रख रहे हैं। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या दे रखा था, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, W इज इक्वल टू क्या दे रखा था बताइए, Q इंटू V, ये दे रखा था ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में W इज इक्वल टू Q इंटू भी, तो वहीं फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को उस वैल्यू का रखना है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू भी था ना, तो Q का वैल्यू यहाँ से रखेंगे आई टी, तो आई टी रख दिए यहाँ पे। ठीक है, और V का वैल्यू क्या रखेंगे, आई आर रखेंगे। समझ में आएगा? अब देखिए आई यहाँ पे है, दो ठो आई है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर, और ये आर है तो आर, और यहाँ पे टी है तो टी, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया, आई स्क्वायर आर टी, जो कि यही होता है आपको हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गई? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यही होता है आपको हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गई ना अच्छे से? चलिए आगे कुछ टफ टर्म दिया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दे रखा है, इसको समझते हैं। दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, आप लोग मेरे बात को सुनिएगा अच्छा से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स, मतलब जूल्स का हीटिंग्स लॉ क्या कहता है, कह रहे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, मतलब जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग्स हीटिंग्स गिवन बाय द फॉर्मूला एच आई स्क्वायर आर टी इज फियर दैट, सॉरी फियर नहीं, क्लियर है एक्चुअल में, क्लियर दैट द हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो हीट जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करंट होता है, यानी आई स्क्वायर दिया हुआ था, आई स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और टाइम फॉर विच करंट पास, और टाइम का भी मतलब सीधा सा मतलब है कि आई स्क्वायर का और आर का और टी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हीट। समझ में आ गई? इसका सीधा मतलब है, यदि आई बढ़ाइएगा तब भी हीट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तब भी हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ाइएगा तब भी हीट बढ़ेगा। समझ में आ गई? अब इसको अलग अलग करके थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, हीट जो होता है आई स्क्वायर आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, फिर हीट क्या होता है, रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और थर्ड में भी आप बोल सकते हैं हीट जो होता है ना, टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो कह रहा है अ गिवन करंट मोर हीट इन हाई रेसिस्टेंस वायर देन लो रेसिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जिस किसी भी वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीटिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें हीटिंग कम होगा। ठीक है, उसके बाद अ गिवन करंट विल बी प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इफ टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब दो रेसिस्टेंस को आप क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। किस में से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको, जैसे किसी भी रेसिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको पैरेलल में करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आपको सीरीज में देखने को मिलता है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं आपको, ये बता चुके हैं हम आपको, समझ में आ गई? चलिए इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑल द अप्लाइंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कवर ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट, मतलब ये सभी के सभी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है,
यहाँ से प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा, इजी है, ये सब फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब वो कौन कौन सा एप्लीकेशन या वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक का जो हीट होता है ना उस पे बेस्ड होता है, यानी उसी के प्रिंसिपल पे वो कार्य करता है। ठीक है ना, कह रहा द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस सच एज, जैसे देखिए आयरन में होता है यूज इसका, इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में यूज़ करते हैं, रूम हीट करने के लिए करते हैं, वाटर हीट करने के लिए जैसे गीजर जिसको आप बोलते हैं भी करते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपको एप्लीकेशन, इसको आप याद रख लेना, आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ओवन, उसके बाद रूम हीटर, एट्सेट्रा। ठीक है, इसको आप याद कर लो। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यही हुआ, ये आयरन है आपको, ये क्या आपको आयरन है, यही होता है नाइक्रोम का तार जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जब करंट पास आउट होता है ना तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये हीट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग कपड़ा को क्या कर पाते हैं, आयरन करते हैं, मतलब इस्त्री करते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या होता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। इसमें टंगस्टन का जो वायर होता है ना, इसका भी रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन ज़्यादा होता है। जब इससे करंट आता है, इसमें दोनों पास होता है तो ये गर्म हो जाता है, गर्म होकर ये रेड हो जाता है, और रेड होने से क्या होता है, ये लाइट देता है। हम लोग को समझ में आ गई। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग्स फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना उसमें इसका यूज़ करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म दिया है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल विद द केमिकल्स अंडर रिएक्टिव गैस, उसमें अंडर रिएक्टिव गैस के इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना उसमें अंडर रिएक्टिव गैस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, या आप आर्गन बोलो या नाइट्रोजन बोलो, इसमें बोथ दोनों को मिला करके भी इसमें यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्या है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग्स इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जैसे देखिए घर का जो फ्यूज़ होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक जो वायरिंग हो किया गया रहता है, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग में क्या होता है, फ्यूज़ लगा हुआ रहता है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट बढ़ेगा ना तो ये पिघल जाता है, पिघल करके टूट जाता है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, करंट नहीं जाएगा, जिससे हम लोग घर का फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फ़ैन, बल्ब ये जलने से बच जाता है। इसमें इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया आपको। ठीक है ना, और होपफुली कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, सुनो, आ जाएगा होपफुली। ठीक है, रेस्ट इज ओके।